सुनो, तो हमने इससे पहले कहां तक पढ़ लिया था? कॉपरनिक्स से, कॉपरनिक्स तक। ठीक है बच्चों, तो अब आप लोग हेडिंग डालेंगे कॉपरनिक्स के बाद। अच्छा, ये तो वही लिखा पड़ा है। अब हम बात करेंगे कॉपरनिक्स के बाद किसकी? गैलीलियो। तो हेडिंग डाले गैलीलियो। गैली, ठीक है, लिखे। कॉपरनिक्स के बाद है गैलीलियो। पहले लिखवा देता हूँ फिर समझो। कॉपरनिक्स के बाद है गैलीलियो, और गैलीलियो ने कॉपरनिक्स के सिद्धांत को सही बताया। और गैलीलियो ने कॉपरनिक्स के सिद्धांत को सही बताया। और गैलीलियो ने लिखित में कहा, और गैलीलियो ने लिखित में कहा कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है। ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है। पर अपनी बात का खंडन भी किए। खंडन मतलब अपनी बात को नकारा भी, माना भी, लेकिन अपनी बात का खंडन भी किया। और मौखिक रूप से बताया कि केंद्र में सूर्य ही है। ठीक है, अब समझो एक बात को। तो गैलीलियो जो आए वो किसके बाद है? कॉपरनिक्स के। तो गैलीलियो ने ये कहा कि भाई कॉपरनिक्स सही बताए थे, बट चर्च का दबाव ऐसा रहा, तो उन्होंने कह दिया कि ठीक है भाई, मैं अपनी बात को लिख के देता हूँ कि केंद्र में कौन है? पृथ्वी। पर मैं अपनी बात का ही खंडन करता हूँ। अब चर्च के सामने तो बात बोली नहीं गई होगी ना, किन्हीं और लोगों से बोलेंगे कि भाई अब तो दबाव में कहना पड़ा, पर मैं अपनी बात का ही खंडन करता हूँ कि जो मैंने लिख के दिया है ना वो बात सही नहीं है, ये तो मैं दबाव में लिख रहा हूँ। सही तो ये है कि केंद्र में सूर्य ही है। क्लियर हो गई बात? अब इनके बाद एक व्यक्ति हो रहा है। क्लियर बात हो गई इतनी, है ना? मौखिक रूप से उन्होंने क्या केंद्र में ही है। इनके बाद एक व्यक्ति हो रहा है जिनका नाम था टाइको ब्राहे। क्या नाम था? यहाँ देखते ना, TYCHO, टाइको ब्राहे, है ना? हेडिंग डालो टाइको ब्राहे, TYCHO BRAHE, टाइको ब्राहे। ये जब नाम आएंगे ना तब आपको पता चलेगा पेपर में कि भैया ने सारे नाम क्यों लिखवाए हैं। अगर नाम आएगा तो आप फटाफट टिक करते हुए निकलेंगे उसमें से। ठीक है, इतने अच्छे से करना, इतनी बार रिवीजन कर देना कि जब पेपर में बैठो तो जो मैंने पढ़ा रखा है वो तो तुम बिल्कुल इस ध्यान से जाओ कि अगर उसमें से जो क्वेश्चन आए हम गलत नहीं करके आएंगे। स्टैटिक जीएस अलग चल रही है आप लोगों की, डिस्क्रिप्टिव जीएस अलग चल रही है आप लोगों की, टेस्ट आपका अलग चल रहा है, रीजनिंग का टेस्ट अलग चल रहा है, हफ्ते का टेस्ट अलग चल रहा है, एनालाइज उसका अलग चल रहा है। जितनी सारी चीजें हैं सब पे काम कराया जा रहा है। अगर इसके बाद भी आप नहीं पढ़ते तो फिर कमी आती है भाई, है ना? ढंग से पढ़ना। क्लियर हो रही है बातें सारी? तो टाइको ब्राहे, हेडिंग डाली टाइको ब्राहे, लिखें टाइको ब्राहे के बारे में, लिखो इसमें। गैलीलियो के बाद टाइको ब्राहे आए। गैलीलियो के बाद टाइको ब्राहे आए और इन्होंने 30 सालों तक, लगभग 30 साल, और इन्होंने लगभग 30 सालों तक खगोलीय पिंडों का अध्ययन किया। आप खगोलीय पिंड समझते हो? यूनिवर्स के जो पिंड, पार्टिकल, जो ग्रह है, प्लैनेट, सबके बारे, है ना? इन्होंने खगोलीय पिंडों के बारे में अध्ययन किया। इन्होंने खगोलीय पिंडों के बारे में अध्ययन किया, लेकिन ये कोई निष्कर्ष दे पाते, लेकिन ये कोई निष्कर्ष दे पाते उससे पहले ही इनकी डेथ हो गई। ये कोई निष्कर्ष दे पाते तो उससे पहले इनकी
डेथ हो गई। तो कुल मिलाकर कितना हुआ कि ये जो टाइको ब्राहे थे इनकी डेथ 30 साल के अंदर, इन्होंने खगोलीय पिंड का अध्ययन किया। अभी तक मैं जितनी बातें कर रहा हूं सब सूर्य पृथ्वी और ग्रह की तो चल रही है, समझ में आ रही है? ध्यान सुनो सब लोग, यहीं पे देखना मेरी तरफ। जितनी बातें मैं कर रहा हूं सब सूर्य पृथ्वी ग्रह इन्हीं के बारे में चल रही है। तो खगोलीय पिंड यानी कि वही ग्रहों के बारे में किसने बताया एंड में आकर के? टाइको ब्राहे। और टाइको ब्राहे कुछ बताते, उससे पहले क्या हो गई? डेथ हो गई टाइको ब्राहे की, तो बताए तो डेथ हो गई टाइको ब्राहे की। अब निकल कर आए टाइको ब्राहे के बाद, है ना, जिसके नियम हमें आज कवर करने हैं, ये थे क्या? तो जब सारी बातें ग्रहों से रिलेटेड चल रही है, सूर्य से रिलेटेड चल रही है, पृथ्वी से रिलेटेड चल रही है, तो केपलर भी इसी बात पे काम करेंगे। तो केपलर जो आए तो केपलर ने ही ग्रहों के नियम दिए। तो केपलर किससे रिलेटेड होते हैं? ग्रहों के नियम से। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आया कि केपलर ने किसके नियम दिए, तो ग्रहों की गति के नियम किसने दिए? केपलर ने दिए। तो टाइको ब्राहे की डेथ बीच में ही हो गई, कोई निष्कर्ष नहीं दे पाए। उसके बाद आए केपलर, और केपलर ने अपने 3 लॉ, उन 3 लॉ को मैं अब आपको पढ़ाना शुरू करता हूं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब एक एक नियम के बारे में बात करेंगे खूब अच्छे ढंग से, तो आपको पता चलेगा। ठीक है, ज्ञान यहां तक का लिख लिया कि डेथ हो गई थी बीच में ही, है ना। अब इसके बाद में एक चार्ट बना लो, एक चार्ट बना लो। इस चार्ट में अब ऐसे लिखना, ऐसे लिखो सिद्धांत, ऊपर बस हेड में सिद्धांत या प्रिंसिपल, किस किस व्यक्ति ने क्या क्या सिद्धांत दिए। चार्ट बनाओ, हेडिंग बनाओ पर सिद्धांत, यहां लिख लेना वैज्ञानिक एक तरीके से या व्यक्ति, वैज्ञानिक लिख लो या व्यक्ति लिख लो। बीच में लिख लेना टाइम, टाइम, और यहाँ पे लिख लेना थ्योरी, कि किसने कौन सी थ्योरी, वैज्ञानिक, टाइम एंड थ्योरी। ठीक है, तो सबसे पहले थ्योरी में किसका नाम आता है? वेरी गुड, अभी बताया था मैंने। तो लिखे टॉलमी, टॉलमी। टॉलमी इन्होंने कब दी थी बात? 100 एडी के आसपास। तो टाइम में लिखेंगे 100 एडी, ये पढ़ाया था ना अभी, ठीक है, अभी पूरा रिवीजन कराऊंगा फटाफट से। 100 एडी के आसपास इन्होंने क्या अवधारणा दी थी बताओ? वेरी गुड, जियोसेंट्रिक अवधारणा। तो आगे लिख लें जियोसेंट्रिक, आगे लिख लें जियोसेंट्रिक, जियोसेंट्रिक। ये दिख रहा है पूरा, किसमें है? पूरा कट तो ना कुछ, जियोसेंट्रिक। मैं बोल भी रहा हूँ, अगर ऑनलाइन वाले बच्चों को मेरी राइटिंग तो बहुत गंदी है, समझ में ना आए तो बोल रहे हैं साथ में, सही बात नहीं है भाई। तो जियोसेंट्रिक। अब पहला पॉइंट टॉलमी, तो टॉलमी ने क्या बात बताई? जियोसेंट्रिक। और जियोसेंट्रिक अर्थ मैंने बता दिया, उसे लिखने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या था कि ब्रह्मांड के केंद्र में क्या है? पृथ्वी है, अर्थ है। क्लियर हुआ? सेकंड लिखें आर्यभट्ट, कॉमा भास्कराचार्य, कॉमा ब्रह्मगुप्त। सेकंड नंबर पे, ये फर्स्ट नंबर हो गया। सेकंड नंबर पे आर्यभट्ट, कॉमा भास्कराचार्य, कॉमा ब्रह्मगुप्त। आर्यभट्ट, कॉमा भास्कराचार्य, कॉमा ब्रह्मगुप्त। ये कब आए थे? लगभग 500 एडी के आसपास। तो आगे लिखें 500 एडी, 500 एडी। आगे आर्यभट्ट ने बताया, इसी में लिखिए, आर्यभट्ट ने बताया हेलियोसेंट्रिक के बारे में, है ना। आर्यभट्ट ने बताया हेलियोसेंट्रिक, मतलब ब्रह्मांड के केंद्र में अब कौन है? सूर्य। ठीक है, आर्यभट्ट ने बताया हेलियोसेंट्रिक के बारे में, कॉमा करके लिखो। ब्रह्मगुप्त ने क्या बताया था? गुरुत्वाकर्षण के बारे में, है ना, कि पृथ्वी में कोई ना कोई आकर्षण बल है। तो ब्रह्मगुप्त ने बताया गुरुत्वाकर्षण के बारे में, लिखो कॉमा करके, ब्रह्मगुप्त ने गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया। ब्रह्मगुप्त ने गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया। क्लियर? अब इनके बाद किसको लेकर आया था मैं? कॉपरनिकस। वो तो दोनों पढ़ते ना, सारी चीजें तक पढ़ा दी। कॉपरनिकस। तो नेक्स्ट थर्ड हेडिंग डालना कॉपरनिकस। और ये कॉपरनिकस कब आए थे? लगभग 14वीं 15वीं सदी में ना। तो सन लिखेंगे यहाँ पे
14 थर्ड नंबर पे कॉपरनिक्स और यहाँ बीच में सन में लिखो 1473 से 1543 कॉपरनिक्स। अब कॉपरनिक्स ने कौन सी थ्योरी दी थी? हेलियोसेंट्री की, है ना। तो लिखो, इन्होंने कहा कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है। सूर्य और ब्रैकेट में लिखे ना, इनको मृत्यु दंड दे दिया गया। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद कौन आए थे कॉपरनिक्स के बाद, बताओ? गैलीलियो। वेरी गुड। तो फोर्थ नंबर पे लिखे गैलीलियो। इनका सन लिख लेंगे गैलीलियो का 1564 से 1642। 15 सन के ऊपर मत जाना, इनकी थ्योरी पे ध्यान रखना, सन नहीं पूछे जाते हैं, थ्योरी पे ध्यान रखना, ठीक है। तो गैलीलियो 1564 से 1642 लिखो। इन्होंने भी सूर्य केंद्र में है इस बात का समर्थन किया। और लिखित रूप में इसके विपरीत बात बोली। मैंने इसे इतना पहले सुनो ध्यान से, ये लिख लिया। इन्होंने भी कहा कि ब्रह्मांड केंद्र में सूर्य है, पर लिखित रूप में इन्होंने अपनी बात का खंडन किया था। दैट मींस ये कहा था कि भैया लिखना पड़ रहा है मुझे कि पृथ्वी केंद्र में, पर बात तो जो मैं मौखिक रूप से बोल रहा हूँ वही सही है। तो इसे मैं पूरा नहीं लिख पा रहा, इसे वहां पढ़ लिया था हमने, तो क्लियर है। इसे पूरा नहीं लिख पा रहा, है ना, वहां पूरा कर दो। नेक्स्ट लिखेंगे। अब इसके बाद बताओ कौन आए थे? टाइको ब्राहे। लिखो, टाइको ब्राहे लिखवाया था पीछे, TYCHO, टाइको ब्राहे, BRAHE, टाइको ब्राहे। 1546 से 1601, 1546 से 1601, 1546 से 1601, 1546 से 1601। अब इन्होंने 30 वर्ष तक खगोलीय पिंडों का अध्ययन किया था। लिख ले, इन्होंने 30 वर्षों तक खगोलीय पिंडों का अध्ययन किया, लेकिन बीच में ही डेथ हो गई। ठीक। और इनके बाद कौन आए थे? वेल, तो लिखेंगे फिर, बोलना नहीं है, ऐसे करना तुम, मतलब मुझे पता है। फोर्थ नंबर ये बात हो गया था, ये 6 नंबर होगा ना, 6 नंबर, ठीक है। 1 2 3, हाँ। नेक्स्ट लिखेंगे जॉन्स कैपलर। जॉन्स कैपलर। तो सारी बातें ग्रहों से रिलेटेड चल रही है, तो कैपलर ने किसके नियम दिए? ग्रहों की गति के नियम दिए। तो लिखे 1571 से 1630, 1571 से 1630, 1571 से 1630 इन्होंने ग्रहीय गति से संबंधित नियम दिए। ग्रहीय गति, क्या लिख रहा हूं मैं? ग्रहीय गति, प्लैनेट मोशन या प्लैनेटरी मोशन, प्लैनेटरी मोशन। They gave the theory of planetary motion, ग्रहीय गति से संबंधित नियम दिए। तो कैपलर के नियम किससे रिलेटेड थे? ग्रहों की गति से। अगर पेपर में आता है कि कैपलर किससे है? ग्रहीय गति से संबंधित। कॉपरनिक्स, गैलीलियो और टॉलमी, टाइको ब्राहे, किसी का भी आए पेपर में तो आपको अनसुना नाम अब नहीं लगेगा। अब आप लोग लगभग 4 ऑप्शन में से बिल्कुल सटीक पे पक्का चल जाओगे, 3 तो बिल्कुल अलग ही। समझ में आया? क्लियर हुआ? तो ये कॉपरनिक्स भी आ गया। और इनके बाद कौन आएंगे? सर आइजैक न्यूटन। तो हेडिंग डाल दो, नहीं हेडिंग क्या, उसे नीचे लिखो, आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन, न्यूटन बोल दो, आइजैक न्यूटन बोल दो, एक ही बात, आइजैक न्यूटन। टाइम लिखो 1642 से 1727,
1600 आइजैक न्यूटन 1642 से 1727, है ना। और इन्होंने किसके बारे में बताया, अब समझना पहले ध्यान से। इन्होंने बताया था, जो ब्रह्मगुप्त बता रहे गुरुत्वाकर्षण के बारे में, तो गुरुत्वाकर्षण के कारणों को, यानी उनके मैथमेटिकल प्रोसेस को इन्होंने बताया। तो लिखो, गुरुत्वाकर्षण के गणितीय नियम, गुरुत्वाकर्षण के गणितीय नियम, गणित, मैथमेटिकल लॉज ऑफ ग्रेविटेशन was given by आइजैक न्यूटन। तो गुरुत्वाकर्षण के गणितीय नियम किसने बताए, आइजैक न्यूटन ने। तो यहां तक हमने इन सब के बारे में देख लिया, और न्यूटन के बाद निकल कर आएंगे आइंस्टीन। उस आइंस्टीन को हम अलग से पढ़ेंगे आइंस्टीन वाले टॉपिक में। समझ में आया, क्लियर यहां तक किसी बच्चे को है कोई डाउट यहाँ पे? नहीं। अब हेडिंग डालो कैपलर के नियम, हेडिंग बनाओ कैपलर के नियम। कैपलर के नियम, ठीक है। अब एक बार फटाफट से जो मैंने अभी पढ़ा है उसे पढ़ के देखो जल्दी से, जल्दी से पढ़। अब किसे देखेंगे हम, कैपलर के प्रथम नियम, हेडिंग डाल दी, कैपलर का प्रथम नियम लिख दें, पहले स्क्रीन में लिखें फिर समझो, लिखो। कैपलर के प्रथम नियम को, कैपलर के प्रथम नियम को कक्षाओं का नियम भी कहते हैं। कैपलर के प्रथम नियम को कक्षाओं का नियम, यहां लिखा हुआ है मैंने, कक्षाओं का नियम, इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ ऑर्बिट। यहाँ दिख रहा है, कैमरे में दिख रहा है ये वाला लॉ ऑफ ऑर्बिट लिखा हुआ, ठीक है। कक्षाओं, कैपलर के प्रथम नियम को कक्षाओं का नियम ब्रैकेट में लॉ ऑफ ऑर्बिट का नियम भी कहते हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट निकल कर है, कक्षा यानी क्लास, ये तो समझ में आती होगी सभी को, है ना। लेकिन ऑर्बिट का मतलब नहीं, तो एक बार ऑर्बिट के बारे में लिखो, फिर इस डेफिनेशन दोबारा पढ़ेंगे। हेडिंग डालो ऑर्बिट, ऑर्बिट भी पहले मैं लिख पाऊंगा, समझाऊंगा अच्छे से, उसके बाद डेफिनेशन समझाऊंगा। लिखो ऑर्बिट का, ऑर्बिट और ब्रैकेट में लिखना कक्षा यानी क्लास, ऑर्बिट बोलो, क्लास बोलो, कक्षा बोलो, ठीक है। ऑर्बिट लिख, वह मार्ग, वह मार्ग जिसका अनुसरण करते हुए, वह मार्ग जिसका अनुसरण, अनुसरण मतलब फॉलो, वह मार्ग जिसका अनुसरण करते हुए ब्रह्मांड का एक पिंड, ब्रह्मांड का एक पिंड किसी दूसरे पिंड की परिक्रमा करता है। क्या मतलब कि, मतलब घूमना, चक्कर, ब्रह्मांड का एक पिंड किसी दूसरे पिंड की परिक्रमा करता है, तो वही मार्ग, तो वही मार्ग ऑर्बिट कहलाता है, तो वही मार्ग ऑर्बिट कहलाता है। जैसे मानो ये दिख रहा है सबको, दिख रहा है, जैसे एक पिंड है, मान लो ब्रह्मांड का एक पिंड है, इस पिंड की एक दूसरा पिंड परिक्रमा कर रहा है, इस एक पिंड की दूसरा पिंड परिक्रमा कर रहा है।
ठीक है, अब देखो ये एक पिंड है और इस एक पिंड की तो दूसरा पिंड परिक्रमा कर रहा है, तो जो दूसरा पिंड परिक्रमा कर रहा है इसकी क्लास देखो, अपनी क्लास में ही चल रहा है, इस क्लास में ही चल रहा है, ये क्लास चल रही है इसकी, चल रही है ना एक क्लास, इस क्लास में। तो ये जो मार्ग है, ये जो क्लास है, इसी को बोलते हैं ऑर्बिट। क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। क्लियर हुआ? ऑर्बिट किसे कहते हैं? उस मार्ग को ऑर्बिट कहते हैं जिस मार्ग में वो चल रहा है। आज आप इसमें बैठे तो यहाँ पे क्लास है, ये ऑनलाइन बच्चे अपने घर में बैठ के पढ़ रहे हैं, कोई लेट के, कोई बैठ के, कोई चाय पीता हुआ पढ़ रहा होगा, कोई सोच रहा होगा चल बाद में पढ़ लेंगे, मजे लेते हैं। सच में अगर ये ऑनलाइन वाले बच्चे भी अगर ढंग से क्लास को ले रहे होंगे, मैं विश्वास दिलाता हूँ इन वाले बच्चों को भी, अगर ढंग से पढ़े, मेहनत के साथ पढ़े ना, तो सारे काम पूरे होते हैं। लेकिन क्या करते हैं? खटखट कर आगे निकाल के देख लेते हैं, है ना? ये इनमें नहीं, ये हम में भी बात है ना। जैसे हम लोग क्या करते हैं, न्यूज देखने आगे निकालते हैं, अरे ऐसे नहीं काम होता भाई। आपको अगर कुछ चीज समझना हो तो ढंग से देखो, उसे ढंग से नोट करो, तब जाके कामयाब होते हैं। मेहनत करनी पड़ती है खूब पढ़ाई के लिए। ऐसी थोड़ी है कि हमारे पास 24 घंटे मिले, 24 घंटे में 4 घंटे हम पढ़ रहे हैं, कामयाब हो जाएंगे? कोई कामयाब नहीं होता, सब कहने की बात है। और उस 4 घंटे में भी मोबाइल साथ रहता है, तब कैसे कामयाब हो जाएंगे? 4 घंटे आप लोगों को लगभग 6 से 7 घंटे का टाइम टेबल बनाना हो और उसमें सिटिंग रखनी हो अपनी। जो बच्चा सिटिंग के साथ पढ़ता है, मोबाइल को अलग रख के पढ़ता है ना, वही पढ़ेगा। बोलेंगे जी ऑनलाइन में तो मोबाइल साथ में रहेगा, ऑनलाइन में अगर मोबाइल साथ रहेगा ना तो सिर्फ क्लास को देखो ना, डाउनलोड कर लो क्लास को, बाकी अपना फ्लाइट मोड पे लगाओ मोबाइल और देखो उसे। डाउनलोड वाली चीज तो आराम से दिखेगी, तो देखो उसको अच्छे से। करने में क्या नहीं कर सकता, लेकिन मेहनत करनी बस की नहीं है, ये वाले काम है। बात समझ में आ रही है? तो ऑर्बिट का मतलब समझे, ऑर्बिट वो मार्ग है जिस पर वो एक ग्रह चल रहा है, उसी को कहते हैं ऑर्बिट, वही कहते हैं क्लास। अब डेफिनेशन को देखो, लिखा है केपलर का प्रथम नियम को कक्षाओं का नियम, लॉ ऑफ ऑर्बिट का नियम कहते हैं। क्यों? क्योंकि केपलर यही तो बताएंगे अभी कि ग्रह एक पिंड के चारों ओर चक्कर काटने में लगे हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखो। देखो केपलर ने कहा कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा, ब्रैकेट में लिखेंगे एलिप्टिकल ऑर्बिट, एलिप्टिकल ऑर्बिट। यहां दिख रहा है क्या? इसमें दिख रहा है एलिप्टिकल ऑर्बिट, है ना, एलिप्टिकल ऑर्बिट। केपलर ने कहा कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमण करते रहते हैं, परिक्रमण करते रहते हैं, और कक्षाओं के एक फोकस पर सूर्य स्थित होता है, और कक्षाओं के एक फोकस पर सूर्य स्थित होता है। सूर्य स्थित होता है, ठीक है ना? तो देखो क्या है डेफिनेशन, डेफिनेशन कहती है कि केपलर ने ये कहा। अब यहाँ डायग्राम देख, यहाँ डायग्राम, अब डायग्राम कैसे बनाऊंगा ना उसको देखना, पहले मैंने क्या करना है उसको। दिख रहा है सबको ये डायग्राम? दिख रहा है ना? केपलर ने पहले ये कहा था, सुनना ध्यान से, केपलर ने पहले कहा था कि सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह वृत्ताकार मार्ग पे चक्कर लगा रहे हैं। दोनों चीजें समझ रहे, दोनों डायग्राम को ध्यान से देखो। पहला नियम बता रहा हूं मैं, अब देखो ध्यान से। केपलर महोदय ने ये कहा कि भैया इसके चारों ओर ग्रह वृत्ताकार मार्ग पे चल रहे हैं, ये सन है, ठीक है सन, और इसके चारों ओर जो ग्रह चल रहे हैं वो कुछ इस प्रकार से चल रहे हैं, ऐसे मान, ठीक है ऐसा हो। उसने ये कहा कि चारों ओर से ग्रह चक्कर काट रहे हैं गोल गोल घेरे में, ठीक है।
तो जब उसने इस पे ना काम करना शुरू करा, उसने कहा अगर चारों ओर चक्कर काट रहे हैं गोल चीज के, ये गोल है, वृत्ताकार बात, वृत्त मतलब सर्कल, गोल है, अगर गोल है तो बहुत ध्यान से देखो, अगर कोई गोला है तो यहां से, अबे इनके डिस्टेंस सबके बराबर होने चाहिए। गोला है तो उसके डिस्टेंस बराबर होना चाहिए। जैसे आप ऐसे मानो सर्कल के सेंटर से कोई भी डिस्टेंस डालो तो वो रेडियस ही तो होती है। सर्कल के सेंटर से कोई भी डिस्टेंस डालो तो रेडियस होती है। अगर मैं सर्कल के चारों ओर किसी की चक्कर की गति लगवाऊं चारों, तो यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से सब जगह से बराबर होगा, जगह से बराबर होगा। तो कैप्टन ने ये कहा, जब गणना शुरू करी उसने कहा यार ये दूरी बराबर नहीं आ रही, कहीं तो ये दूरी ग्रहों की आ रही है ज्यादा, कहीं आ रही है पास सूर्य से, तो इसका मतलब है, तो कैप्टन समझ गया कि भैया गोल तो नहीं है चीज जिसकी ओर ये चारों ओर चक्कर लगे, ये चीज गोल नहीं है। समझ में आया? पहले उसने कहा कि चारों चक्कर काट रहे, जब उसने अपनी ही चीज पर काम करना शुरू करा तो उसे ये दिखाई दिया कि सभी ग्रह की दूरी तो अलग अलग है। अगर मैक्सिमम बच्चों ने यहाँ ग्रहों का जीवन काल देखा होगा, मतलब उनके राउंड देखा होगा, तो आपने देखा होगा पृथ्वी 365 दिन में चक्कर लगाती है। ये वाली बात देखी नहीं देखी, मतलब पढ़ी है। बुध 88 दिन में चक्कर लगा देता है, ठीक है। शुक्र 225 दिन में लगा देता है। तो अगर ग्रह अलग अलग दिनों में चक्कर लगा रहा है, इसका मतलब है हर एक चीज की दूरी अलग अलग है। बहुत ध्यान समझना, अगर सबकी दूरी बराबर होती, सबको समान दिन लगते हैं, लेकिन सबके दिन अलग अलग हैं, इसका मतलब है इनकी दूरी अलग अलग है। जैसे आप आज मेरठ में रहते हैं, मेरठ से आपको हरिद्वार जाना है तो आपको अलग समय लगेगा। किसी को रुड़की से हरिद्वार जाना है तो अलग समय लगेगा, किसी को मुजफ्फरनगर से हरिद्वार जाना है तो अलग समय लगेगा, किसी को देहरादून से हरिद्वार आना है तो अलग समय लगेगा। मतलब सबके समय अलग अलग हुए। और किसी को अगर दिल्ली से हरिद्वार आना है तो उसे अलग समय लगेगा। इसका मतलब सबकी दूरी अलग अलग हो गई, तभी तो समय अलग अलग हुआ। तो कैप्लर ने ये कहा, कैप्लर ने ये कहा कि भैया इस सूर्य के चारों ओर कक्षा में ये ग्रह चक्कर लगा रहे, पहला नियम चल रहा है। और पहला नियम कह रहा है कि चारों चक्कर लगा रहे। उसने अपने ही नियम पे काम जब किया तो उसने कहा यार इनकी दूरी सबकी अलग अलग बैठ रही है, तो इसका मतलब है कि जो चक्कर है ना वो चक्कर गोल तो नहीं है। तो इसने कहा वो चक्कर गोल नहीं है, वो चक्कर है दीर्घवृत्ताकार। दीर्घवृत्त है, वृत्त देखो एक लंबा वृत्त बोलते हैं दीर्घवृत्त, और इसको बोलते हैं एलिप्टिकल सूत्र, बोलते हैं एलिप्टिकल। अब उसने कहा ये जो दीर्घवृत्त है अब ऐसे चक्कर काट रहे हैं ग्रह, इसलिए आप देखो पोल से डिस्टेंस अलग होता है और इक्वेटर पर डिस्टेंस अलग होता है। ज्योग्राफी में क्लियर करूंगा मैं इन सारी चीजों को कि इक्वेटर क्या होता है और पोल क्या होता है। अभी समझना, सभी ग्रहों के दिन अलग अलग हैं। इसका मतलब है कि जिस ऑर्बिट, जिस कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं वो कक्षा कैसी है, दीर्घवृत्ताकार है। और अगर ये सेंटर है तो सेंटर से ये दूरी और ये दूरी, क्यों सैटेलाइट सेंटर से पोल पे ही छोड़े जाते हैं, इधर की तरफ क्यों नहीं छोड़े जाते? कितना फ्यूल जाएगा, बहुत। मैं स्पेस में पढ़ाऊंगा आप लोगों को, जब मैं स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ाऊंगा फिजिक्स में ही, और जब मैं न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ाऊंगा तो मैं क्लियर करूंगा आप लोगों को। इतनी बात समझ में आ रही है? अभी समझना कि कैप्लर ने कहा कि भैया व्रत नहीं है, ये तो दीर्घ व्रत है, एलिप्टिकल शेप है। अब इस पूरे नियम को पढ़ के देखो कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं, और यही है कैप्लर का प्रथम नियम। क्लियर हुआ? अगर कैप्लर का प्रथम नियम आएगा तो इसे कक्षीय नियम भी कहते हैं, क्यों कक्षा बता रहा है, कक्षा कैसी है, दीर्घ वृत्ताकार है। क्लियर हुआ? समझ में आया अच्छे से? तो यह हमारा होता है कैप्लर का पहला नियम। अब इस पहले नियम से आगे जो बातें चलती है मैं उस पे काम, समझ में आया? क्लियर? पढ़ के देखते हैं फटाफट से। समझ में आया यहां तक का? ढंग से क्लियर हुआ कैप्लर? तो कैप्लर का प्रथम नियम क्या है, ग्रहों के गतियों का नियम क्या है, कक्षीय नियम क्या है। इसका मतलब पहले नियम वो क्या बता रहा है कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में, दीर्घ वृत्ताकार। अच्छा, इस दीर्घ वृत्त को ना एक बार समझ लेना, क्योंकि आगे जो मैं तीसरा नियम पढ़ाऊंगा उस तीसरे नियम में इसका यूज हो जाएगा। तो जो दीर्घ वृत्त बनेगा उसे आप यहाँ पे एक और ले लेते हैं, चल के इसी में देख लेते हैं। ये दीर्घ वृत्त, जो दीर्घ वृत्त है, इस दीर्घ वृत्त के बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ कर, बीचों बीच चक्र है,
है ना, और एक लाइन यहाँ पर। आपने ग्राफ सभी ने बनाया हुआ, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस और इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, इसे एक्स और इसे वाई, ठीक है। तो इसके अंदर हम इसलिए बता रहे हैं कि जैसे दीर्घवृत्त है, इसमें इसके दो सेंटर मान लो, एक ये हो गया फोकस और एक सेंटर ये हो गया फोकस। तो कैप्लर ने ये कहा कि ये जो दीर्घ अक्ष है, ये वाली बड़ी वाली है ना, इसको मेजर एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेजर एक्सिस। लिख लेना सब लोग, बनाते चले इसको साथ ही में। मेजर एक्सिस या दीर्घ अक्ष बोलते हैं इसको। इसका यूज होगा तीसरे नियम में, इसलिए बनाना इसको। कैप्लर ने ये तो कहा कि दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर काट रहे हैं, तो ये हो गया इसका मेजर एक्सिस या दीर्घ अक्ष। और ये आप खुद ही बताओ ये कैसा होगा, ये बड़ा है छोटा है ना, ये हो गया माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस या लघु अक्ष, माइनर एक्सिस या लघु अक्ष, ठीक है, समझ में। अब यहाँ से देखो, इसे बिल्कुल बीचों बीच में, थोड़ा सा मैंने मतलब स्केल तो है नहीं, तो बिल्कुल बीच बीच में है लाइन। अगर ये बिल्कुल बीच में लाइन है, ये पूरा दीर्घ अक्ष है, तो यहाँ से यहाँ तक का ये सेमी मेजर एक्सिस बोल सकता हूँ इसे, या अर्ध दीर्घ अक्ष बोल सकता हूँ। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को अलग इसको अर्ध दीर्घ अक्ष, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस, अर्ध दीर्घ अक्ष। क्लियर हो गया बात? सेमी मेजर एक्सिस, अर्ध दीर्घ अक्ष। क्लियर हो गई बात? यहां तक समझ में आ रहा है? अब एक बार खुद से सोचो, अगर मैं अर्ध दीर्घ अक्ष को आर बोल दूं, दीर्घ अक्ष को यानी मेजर एक्सिस को दीर्घ अक्ष मतलब मेजर एक्सिस, इसको अगर मैं आर से डिनोट कर दूं, और अर्ध दीर्घ अक्ष, अर्ध दीर्घ अक्ष को मैं स्मॉल आर, और स्मॉल आर इज इक्वल टू, मैं ये नहीं कह सकता, तो कई बार ऐसे रिलेशन मिला के बोल देते हैं, इसे पूरे को ऐसे नोट, इसे पूरे को ऐसे नोट। गड़बड़ मत करना, रिवीजन करना साथ साथ। अगर रिवीजन नहीं करोगे तो सब भूल जाओगे इसमें। जब मैं आऊंगा तो मुझे सारा चाहिए अच्छे से याद करना। दीर्घ अक्ष इक्वल टू आर और अर्ध दीर्घ अक्ष इक्वल टू स्मॉल आर इज आर बाय। ठीक है, अब यहीं पे देखो, सूर्य या तो यहाँ होता है या यहाँ होता है, कहीं भी एक जगह सूर्य होता है। अब आप मान लो यहाँ सन है, यहाँ सन है और इसके चारों चक्कर काट रहे ना ग्रह, तो जब वो यहाँ से चक्कर काटने शुरू करें तो यहाँ दूरी कम, यहाँ देखो दूरी ज्यादा, यहाँ दूरी और ज्यादा। तो जिसकी पोजीशन जैसी है जिस ग्रह की, उसको उतना ही समय लगता है। इसको हम पढ़ेंगे कैप्लर के तीसरे। तो मैंने कैप्लर के पहले नियम में ही ये एक्सेस बना दिया कि मुझे वहां पे प्रॉब्लम ना हो। क्लियर हुई? तो यहाँ लिखेंगे कैप्लर का पहला नियम समाप्त। ठीक है, कैप्लर का पहला नियम समाप्त। इसके जितने क्वेश्चन बनेंगे मैं आपको वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा सारे। जो यहाँ से बचेगा उसे हम कहाँ पे कवर कर लेंगे? ऑब्जेक्टिव में, जैसे हमने लाइट में पढ़ा। क्लियर हुआ? तो वहां खत्म करेंगे। पहले के पहला नियम समान, और अब इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में कैप्लर का दूसरा और कैप्लर का तीसरा, वो दोनों नियम हम एक साथ खत्म करेंगे। ठीक है ना? तो नेक्स्ट हेडिंग डालो कैप्लर का दूसरा नियम, और इसको हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। ठीक है।